Welcome to the Stupid Genius, and today we're going to talk about vitamin D, right? So we have already covered vitamin B complex and C, which were the water soluble vitamins, and in the fat soluble vitamins we have covered this vitamin A, and it is time for the vitamin D, right? Next lecture में vitamin E और K cover कर देंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग lecture करके. So what is the RD of this vitamin D? याद करने का बहुत आसान तरीका है. 200, 400 एंड 600 याद करो. 200, 400, 600. सो फॉर द एडल्ट इट इज़ 200. एंड जब डिमांड बढ़ जाती है बॉडी में, लाइक इन द प्रेगनेंसी और इन चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन में नॉर्मली बोन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, राइट? मतलब अभी अभी उनका बोन डेवलप हो रहा होता है, तो उस केस में कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है. दैट्स वाई the demand for the calcium and the vitamin D is more in the children's than the adult. That's why children's and pregnancy में क्या होता है, डिमांड डबल जाती है, 200 से कम टू द 400. एंड इन ओल्ड एजेस द मतलब तुम्हें पता है ना, ओल्ड एज में ना किडनी अच्छा काम करता है, ना लीवर अच्छा काम करता है, ना स्किन अच्छी काम करती है, तो दैट्स वाई द डिमांड ऑफ द विटामिन डी इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होता है, यानी कि 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, उसके बाद 400 एंड 600 एडल्ट, प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एजेस. सो दीज आर द आरडीए ऑफ द विटामिन डी. देखो कुछ याद ना हो, ये इतना याद होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज विटामिन डी एक बहुत ही मेजर एंड कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी है. हालांकि डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी में स्टोर होती है. बट क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, राइट, कोई बाहर जाना नहीं चाहता, सब घर में बैठ के मतलब ठूंसना चाहते हैं, राइट? मैं भी, तुम नहीं, मैं भी, राइट. इनफैक्ट माई फादर ऑल्सो सफ़र फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो उनको कैप्सूल लेना पड़ता है 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक. तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन आवर सोसाइटी आर सफरिंग फॉर द विटामिन डी डेफिशिएंसी जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो होम मतलब घर में ज़्यादा रहते हैं, बाहर नहीं जाते, राइट? उनकी डाइटरी इंटेक्ट अच्छी नहीं है. तो चलो देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द विटामिन डी. सो द सोर्स इज़ बेसिकली लाइक मिल्क, ऑल्दो इट इज़ नॉट ट्रू, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है. एंड क्या बोलते हैं, एग और लीवर. 2 बार लिख दिया तो लीवर काट देते हैं. एंड लीवर एंड दिस, एक मिनट, लीवर एंड द मेन सोर्स इज आवर बॉडी. हमारी बॉडी में विटामिन डी खुद सिंथेसाइज होती है, पर बाहर से आउटपुट चाहिए होता है, राइट? तो मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा कि हाउ विटामिन डी इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. हाउ डू विटामिन डी इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द विटामिन डी, दैट इज द प्लांट सोर्स एंड द एनिमल सोर्स. सो द प्लांट सोर्स जो विटामिन होता है, विटामिन डी होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, और जो एनिमल सोर्स होता है उसको बोलते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल. ऑर्गो का मतलब नॉर्मली प्लांट से रिलेटेड होता है, तो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है, प्लांट वाला विटामिन, उसको बोलते हैं विटामिन D2. और जो एनिमल सोर्स होता है उसको बोलते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल. कोली क्यों? देखो, कोली रिलेटेड होता है गैल ब्लैडर, लीवर एंड बाइल से, राइट? जैसे कि कोलिक एसिड. तो ये जो कोली है वो लीवर से रिलेटेड है. एंड यू नो विटामिन, जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो होती है ना, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, वो विटामिन में, सॉरी, लीवर में होती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कोलिकैल्सिफेरॉल. और इसका नाम क्या है, विटामिन D3. तो हमारे पास 2 फॉर्म्स ऑफ विटामिन है, विटामिन डी है, दैट इज विटामिन D2 एंड विटामिन D3. D2 कहाँ से आता है? तो D2 कम्स फ्रॉम द प्लांट, एंड D3 कहाँ से आता है? तो इट्स कम फ्रॉम द एनिमल्स, राइट? इसका नाम क्या होता है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, और इसका नाम क्या होता है, कोलिकैल्सिफेरॉल. इतना समझ आया क्या? सो आरडीए एंड द सोर्स एंड द टाइप्स ऑफ द विटामिन कंप्लीटेड. नाउ लेट्स सी हाउ दिस विटामिन डी इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. सो फर्स्ट आपको क्या ये पता है क्या, ये इधर देखो, ये क्या है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, राइट? दिस इज कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, इट हैपेंस इन द लीवर. अब देखो, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में एक स्टेप ये देख रहे हो, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल. सो दिस 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लीवर इज गोइंग टू गो इनटू द स्किन, ठीक है, ठीक है, स्किन एपिथेलियम. तो जो हमारी जो एपिथेलियम है ना स्किन की, वो यहाँ पे आता है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल. एंड जैसे ही 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हमारी लाइट एनर्जी पड़ती है, और लाइट एनर्जी में भी कौन सी वेवलेंथ, तो जो यूवी वाली होती है ना, तो तुम्हें पता है ना कि यूवी की 3 टाइप होती है, ए, बी एंड सी. तो उसमें जो बी होती है, उस बी में वो एनर्जी होती है कि जब वो 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पे पड़े तो उसको किस में चेंज कर दे, विटामिन D3 में चेंज कर दे. और विटामिन D3 का ही नाम क्या है, कोलिकैल्सिफेरॉल. तो समझ आया क्या कि विटामिन D3 हाउ इट इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. सिंपल है, लिवर में क्या सिंथेसाइज होगा, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल. वहाँ से वो कहाँ पे जाएगी, स्किन में जाएगी. और स्किन में हमारे पास स्किन एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट से, तो एनवायरनमेंट में एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, UVB वाली, राइट? UVB वाली फ्रिक्वेंसी.
तो जैसे वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे स्किन पे पड़ती है और अगर इस कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल पे अगर पड़ गई तो उसके बाद क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द कोलिकैल्सिफेरॉल और इसका नाम क्या होता है, विटामिन D3। और वो होता कहाँ है, हमारी नॉर्मल स्किन की एपिथेलियम में। डन विद दिस, सो दिस इज हाउ द विटामिन D3 इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज। सर इतना ही है, हाँ बिल्कुल इतना ही है, बट इट इज़ नॉट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3। जो हमारी बॉडी में विटामिन D3 चाहिए होता है ना, राइट, वो एक्टिव फॉर्म में चाहिए होता है। तो दिस इज नॉट द विटामिन D3 विच इज इन एक्टिव फॉर्म। ये काम नहीं आएगा, हमें काम कब आएगा, जब हम इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हाउ दिस गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। तो ये अब ये बनने के बाद, विटामिन D3 बनने के बाद हमारे लीवर में जाता है, राइट। सो विटामिन D3 आफ्टर सिंथेसाइज इज गोइंग टू द लीवर। तो लीवर पे जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में जस्ट इमेजिन क्या क्या जरूरत पड़ती होगी, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, हालांकि इसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब ये 25 क्यों लगाया है, क्योंकि 25 कार्बन के ऊपर ये जाके अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है, राइट। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। एंड वी नो द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन D3, मैंने आपको सिखाया था कि NADPH हमें ज़रूरत होती है। तो जितने भी हम सिंथेसिस करते हैं, जो जिस चीज़ की भी, उसमें हमें एनर्जी डालनी पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में भी हमने एनर्जी डाली और विटामिन D3 के सिंथेसिस में भी हम क्या करेंगे, एनर्जी डालेंगे। तो जब भी हम कोई मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं उसमें क्या करते हैं हम, एनर्जी देनी पड़ती है। तो सी एनर्जी चली गई NADPH के फॉर्म में। और दूसरा एक होता है मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे। तो जस्ट इमेजिन अगर यहाँ आपके पास मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्या आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास विटामिन D3 तो पहले से एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D डेफिशिएंट हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या, कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 तो बनेगा, पर उसकी जो एक्टिव फॉर्म होगी ना, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सी क्या हो रहा है कि अगर मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी हो गया तो विटामिन D3 की एक्टिवेशन में डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि कोलिकैल्सिफेरॉल से ये बनने में क्या क्या जरूरत पड़गी। तो बनने में चाहिए एक ऑक्सीजन, दूसरा एक एनर्जी, एंड तीसरा इज मैग्नीशियम आयन, राइट। अब देखो इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, तो 5 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। और बना क्या, तो 5 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। क्या बना, 5 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। इसका मतलब क्या है, 25th कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया। समझा क्या, 25th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। तो सर ये क्या एक्टिव फॉर्म है, नहीं, ये भी एक्टिव फॉर्म नहीं है। इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द विटामिन, इट इज़ द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ द विटामिन D3। अब सुनो, हमारे बॉडी में विटामिन D क्या होता है, स्टोर होता है। मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो इसका स्टोरेज वाला फॉर्म क्या है, इसका स्टोरेज वाला फॉर्म ये है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। तो ये एक्टिव फॉर्म है क्या, इट इज़ नॉट द एक्टिव फॉर्म, ठीक है, ये स्टोरेज वाला फॉर्म है। तो सर एक्टिव कैसे होगा, तो आफ्टर द लिवर इट विल गो इनटू द किडनी। तो ये क्या है सर, किडनी है ये। तो ये किडनी में जाएगा और किडनी में क्या होगा, इसका अगेन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा इसका, अगेन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ एंजाइम का नाम नहीं लिखा, एंजाइम का नाम लिखना भूल गया, पर देखो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए, यहाँ पे 25 डाईहाइड्रोक्सी लिखा पड़ा है, पर यहाँ इसके आगे 1 भी लिखा है। तो 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, यानी कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ेंगे। समझा क्या, फर्स्ट कार्बन के ऊपर हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ेंगे। तो एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए, हाँ 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो उसको बोलते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। मैं लिखना भूल गया था, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही होता है इसका नाम, हाँ अल्फा 1 अल्फा नहीं अल्फा 1, ठीक है। मैं यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख देता हूँ, एंजाइम का नाम होगा अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और ये कहाँ पे होता है, इट इज़ देयर इन द किडनी। समझा क्या, और ये किडनी में होगा, और ये क्या करेगा, आपके पहले वाले कार्बन पे क्या कर देगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देगा। और जस्ट जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे भी हमें क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा और एक एनर्जी लगेगी NADPH। तो समझा क्या कि हाउ दिस कोलिकैल्सिफेरॉल इज गोइंग टू गो इनटू द लिवर, और लिवर में क्या होगा, 5 हाइड्रोक्सिलेशन होगा, उसके बाद किडनी में आएगी और किडनी में 1 हाइड्रोक्सिलेशन होगा, 1 कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा, यानी कि कंप्लीट जो एंजाइम हमारा बन के आया, कौन सा बन के आया, तो एंजाइम हमारा बन के आया दिस 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, यानी कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गए इस पे, एक 1 कार्बन पे और दूसरा 25th कार्बन पे। तो ये है मेन एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन, दिस इज द मेन एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3।
समझा क्या, मतलब D3 नहीं, विटामिन डी। सो मेन एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी इज 1,25 डाइहाइड्रोक्सिलेज कोलिकैल्सिफेरॉल, और इसको ही बोलते हैं कैल्सीट्राइऑल। कैल्सीट्राइऑल क्यों बोलते हैं, देखो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कैल्सी राइट। ट्राइऑल क्यों लगाया, क्योंकि 3 अल्कोहल ग्रुप होते हैं इसमें। सर कैसे, देखो एक अल्कोहल ग्रुप तुमने किडनी में लगाया, दूसरा अल्कोहल ग्रुप तुमने लीवर में लगाया, और एक अल्कोहल ग्रुप इसमें पहले से होता है, दैट्स वाई इसका नाम क्या होता है, कोलिकैल्सिफेरॉल। देखो यहाँ पे लिखा है ना ऑल, तो कोलिकैल्सिफेरॉल ऑलरेडी हैविंग 1 अल्कोहल ग्रुप, दूसरा अल्कोहल ग्रुप लीवर में लगाया, तीसरा अल्कोहल ग्रुप कहाँ पे लगाया, किडनी में लगाया, तो कंप्लीटली 3 एल हो गए, है ना, 3 ऑल हो गए राइट। तो कोलिकैल्सिफेरॉल, तो इसका नाम क्या होता है, कोलिकैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है उसका नाम क्या है, कोलिकैल्सिफेरॉल, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। इतना समझा गया। तो दिस इज हाउ द विटामिन D3 इज गोइंग टू सिंथेसाइज इन योर बॉडी। अब सुनो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द विटामिन D3। तो मैंने यहाँ पे फंक्शंस के कुछ लिस्ट बनाए हैं, उसको देखने से पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये 4, कुछ भी हो जाए ये 4 नहीं भूलना है। एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3 के 4 इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस होते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एक एक करके देखते हैं। पहले ये GIT में जाता है, GIT जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं। तो GIT में जाने के बाद क्या होता है, देखो ये विटामिन D3 है, ये एक फैट सॉल्युबल हार्मोन है, क्योंकि ये फैट से डिराइव्ड हुआ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल से बना है ना ये, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसका जो रिसेप्टर होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि सेल के अंदर रिसेप्टर होगा, तो इसको रिसेप्टर बाहर जरूरत नहीं है। मतलब जो हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, मैक्सिमम हार्मोन के रिसेप्टर्स जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं उनका रिसेप्टर कहाँ पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पाते है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये क्योंकि फैट सॉल्युबल है तो ये क्रॉस कर जाएगा, तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे होता है, अंदर होता है, और रिसेप्टर का नाम होता है जी फिंगर, मतलब जेड फिंगर, ठीक है, जी फिंगर नाम होता है रिसेप्टर ऑफ द विटामिन डी। अब सुनो, जैसे ये नीचे आया, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन कौन से बनाएंगे, तो प्रोटीन चैनल्स बनते हैं, किसके चैनल्स, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करे। तो देखो ये प्रोटीन वाला चैनल बन गया, और ये प्रोटीन चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT, यानी कि विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी इज गोइंग टू हेल्प यू टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द GIT। तो GIT से कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने का काम क्या करता है, विटामिन D3 करता है। समझा क्या, पहला मैकेनिज्म। दूसरा, इट विल गो टू योर किडनी में जाएगा राइट, और किडनी में रीनल रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, जो कैल्शियम आपका सीक्रेट हो गया है ना, क्या देखो हमारी किडनी क्या करती है, जितना भी अनवांटेड सामान होता है उसको बाहर निकालता है, या फिर जो कंपाउंड या फिर जो एलिमेंट या फिर जो मिनरल हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है उसको एक्सक्रीट करने का काम क्या करता है, किडनी करता है। तो अगर मैं कहूँ कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन रोक दिया जाए, यानी कि कैल्शियम की जो हमारे एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन है उसको रोक दिया जाए, उसको बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन, है ना, कि मतलब ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट हुआ पर हमने क्या किया, उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो रीनल रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है, बढ़ाता है, कौन, विटामिन D3। देखो विटामिन D3 क्या करता है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3, नॉट ओनली विटामिन D3, द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3 इंक्रीजेस द रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। समझा क्या, 2 मैकेनिज्म हो गए जिससे हम कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहे हैं। पहला कौन सा, GIT से एब्जॉर्ब कराना और किडनी से रीअब्जॉर्ब कराना, ठीक है। अब सुनो, इट ऑल्सो हेल्प इन द बोन मिनरलाइजेशन। अगर कोई तुमसे पूछे ना कि डिस्क्राइब विटामिन D3 इन 1 वर्ड, तो तुम क्या बोलोगे, मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। विटामिन D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। इसका मतलब क्या, बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल बढ़ाना, ठीक है। आपको पता है हमारा बोन क्या बना, कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है ना, ऑसिन प्रोटीन्स भी होता है उसमें, बट मेन कंपोनेंट जो हमारी बोन की होती है कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो बोन का क्या करता है, ये मिनरलाइजेशन करता है। अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके बोन्स अगर सुनो, अगर आपका सीरम कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो बोन मिनरलाइजेशन होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सीरम कैल्शियम जो आपका ब्लड है, ब्लड को अगर मैं कहूँ कि उसमें सीरम होता है, तो सीरम में अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो क्या होगा, देन ओनली गोइंग टू बी बोन मिनरलाइजेशन। पर अगर आपके सीरम में कैल्शियम का लेवल कम है तो बोन की डीमिनरलाइजेशन होने लगती है। मतलब क्या, ये देखो ये बोन है, ठीक है, और ये सीरम प्लाज्मा है। अगर प्लाज्मा में आपकी कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है तो प्लाज्मा से उठा के, तो कि देखो ये रहा बोन, ठीक है, ये रहा बोन और ये रहा हमारा कैल्शियम। अगर यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है तो कैल्शियम उठा के हम बोन में डालेंगे,
पर अगर यहाँ कैल्शियम का लेवल बहुत ही कम है तो बोन से ही कैल्शियम उठा के हम प्लाज्मा में डालेंगे। यानी कि विटामिन D3 क्या करता है, आपके सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम मेंटेन करता है, बोन से उसका कोई लेना देना नहीं है। बट इनडायरेक्टली क्या होता है, क्योंकि जीआईटी से हम कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट, हम जीआईटी से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो सीरम में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से कैल्शियम को उठा के बोन में डालना पड़ता है। समझा क्या? पर अगर बोन में अगर ऐसा हो गया कि आपके सीरम में ही कैल्शियम लेवल कम हो गया तो क्या होगा, बोन से वापस हम कैल्शियम खींच लेंगे। तो मिनरलाइजेशन एंड डीमिनरलाइजेशन का काम कौन करता है? विटामिन D3 करता है। समझा क्या? इतना समझ आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो सिर्फ मिनरलाइजेशन नहीं, डीमिनरलाइजेशन भी कर सकता है विटामिन D3। बट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर विटामिन D3 मेंटेन्स द कैल्शियम इन द सीरम। ठीक है, चलो। इट ऑल्सो हेल्प इन द इम्यूनिटी मैनेजमेंट। जो हमारा इम्यूनिटी होती है ना, हमारी इम्यूनिटी बॉडी की, उसको इन्हेंस करता है विटामिन D3। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको विटामिन D3 दूंगा तो आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी क्या? नहीं होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी। देखो, जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो विटामिन D3 इज़ नॉट दैट रिलेटेड टू द इम्यूनिटी, बट येस विटामिन D3 कैन ऑल्सो इंक्रीज योर इम्यूनिटी। अगर एक फैक्ट की बात बताऊँ, आजकल के टाइम में तो क्या होता है कि जितने भी डिजीज़ हैं ना हमारे पास, मोस्ट ऑफ द डिजीज आर लिंक टू द विटामिन D3 डेफिशिएंसी, और विटामिन D3 की मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रूव नहीं है, पर अगर तुम सेकेंड ईयर में आओगे तो मैं देखोगे कि जीआईटी के कुछ कैंसर्स होते हैं, उनमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है। समझा क्या? चलो, सो यू आर डन विद दिस 4 इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, फंक्शंस। पहला, जीआईटी से अब्जॉर्ब कराना कैल्शियम। दूसरा, रीनल ट्यूब्यूल का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाना। तीसरा, बोन का मिनरलाइजेशन या फिर डीमिनरलाइजेशन। एंड चौथा, इम्यून सिस्टम का इन्हांसमेंट। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द विटामिन D3, राइट। जो मैंने अभी समझाया वही लिखा पड़ा है। बोन की हेल्थ को मेंटेन करना। देखो यहाँ पे, प्रमोट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन एसेंशियल फॉर द बोन मिनरलाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया कि बोन में क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फेट का बात कर रहे हैं, तो वो दोनों से क्या होता है, बोन बना होता है। तो इसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरत होता है विटामिन D3। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम। अभी बताया, इट विल इन्हांस योर इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यून सिस्टम। ठीक है, मसल। अब सुनो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये है ना मसल फंक्शन, अब जस्ट इमेजिन करो, आपका विटामिन D3 क्या कर रहा है, विटामिन D3 इज हेल्पिंग इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। आपने पढ़ा होगा ना कॉन्ट्रैक्शन फिजियोलॉजी, उसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होनी होगी और मसल की एट्रोफी होने लगेगी। तो मसल वीकनेस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय द विटामिन D3 डेफिशिएंसी। तो यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है तो हो सकता है आपकी मसल्स वीक होने लगे, है ना, हो सकता है आपकी मसल्स में पेन होने लगे। तो जस्ट यहाँ पे देखो, मसल फंक्शंस में क्या लिखा है, सपोर्ट द मसल स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल इन द ओल्डर पीपल। सिंपल सा मतलब क्या है, विटामिन D3 क्या करता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करता है, और अगर आपका कैल्शियम सही है तो आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर होगी, उसकी वजह से आपकी मसल्स वीक नहीं होंगी। पर अगर डेफिशिएंसी होगी तो मसल वीकनेस इज द मेजर सिम्टम्स। तो कभी भी देखना, अगर तुम्हारे घर में किसी को विटामिन D की डेफिशिएंसी हो तो उसको बैक पेन प्लस मसल पेन होगा। समझा क्या? बैक पेन क्यों होता है, नॉर्मली बोन पेन होता है या फिर लेग पेन होता है। ठीक है, तो मसल पेन एंड बोन पेन दोनों साथ में होता है विटामिन D के डेफिशिएंसी में। समझा क्या? आ जाओ। देन कम टू द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। देखो, वैसे तो देर इज़ नो कंप्लीट लिंकेज बिटवीन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड द विटामिन D डेफिशिएंसी, बट वही सिंपल सा वही लॉजिक है कि it may regulate the blood pressure and support the health. So there is no complete relation between the vitamin D3 and this cardiovascular system, but it can enhance the immunity, it can enhance the cardiovascular, and it can enhance the blood flow, it can maintain the blood pressure, but there is no important role, so you can forget this one. Now mood stabilizer, मैं कहूँगा इसको याद रखो, क्योंकि जस्ट सी, आपको पता है कि हमारे नर्व्स में डिपोलराइजेशन होती है। क्या होता है? डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन होता है सोडियम की वजह से, पर एट द एंड ऑफ द नर्व टर्मिनल्स, जहाँ पे हमारे पास टर्मिनल बल्ब्स होता है, वहाँ पे सोडियम चैनल नहीं होते, वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम चैनल होता है, जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो अगर वो कैल्शियम नहीं होता
तो आपकी बॉडी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द नर्व क्या बोलते हैं, वेसिकल्स नहीं होंगे। जैसे ये क्या टर्मिनल हो गया ना, नर्व का टर्मिनल, इसमें क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है। तो जैसे कैल्शियम अंदर घुसता है तो देयर इज अ फ्यूजन बिटवीन द वेसिकल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व्स। तो इस फ्यूजन में जो इंपॉर्टेंट होता है ना मिनरल, उसका नाम होता है कैल्शियम। समझा क्या? कैल्शियम क्या करता है, स्नेयर प्रोटीन्स को फ्यूज करा देता है। स्नेयर प्रोटीन्स को फ्यूज कराने की वजह से क्या होता है, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो रिलीज होते हैं। अगर इमेजिन करो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई है ना, तो ये फ्यूजन ऑफ द स्नेयर प्रोटीन नहीं होगा, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज होंगे। तो इस केस में नर्व इम्पल्स स्लो हो जाती है और नर्व कंडक्शन भी स्लो हो जाता है। तो दैट्स वाई विटामिन D3 को मूड रेगुलेशन में भी जोड़ा गया है। दैट्स वाई वी कैन से कि विटामिन D3 विल हेल्प यू टू स्टेबलाइज योर मूड, है ना। डेफिशिएंसी में कॉज द डिप्रेशन एंड सीवियरली अफेक्टेड डिसऑर्डर्स। अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो गई तो बंदे को क्या हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। मैंने अभी आपको मैकेनिज्म समझाया। देखो ये फिजियोलॉजिकल लेक्चर नहीं है कि मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये नर्व टर्मिनल है, ये वेसिकल है, फ्यूज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर निकल गए, ठीक है। बस इतना याद रखो कि न्यूरोट्रांसमीटर के निकलने के लिए वेसिकल का फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, और वेसिकल की फ्यूज़ होने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई की होगी बहुत अच्छे से गाइटन, तो उसमें स्नेयर प्रोटीन कहा गया है ना, वी स्नेयर, टी स्नेयर्स। अगर मोर डिटेल में बताऊँ तो क्या होता है, सिनेप्टोब्रेविन, सिनेप्टोटैक्सिन, सिंटैक्सिन एंड सिनेप्टोफाइसिन्स, ये होते हैं स्नेयर प्रोटीन्स। इनका फ्यूजन की वजह से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मैसेज कंडक्ट होता है नर्व्स के अंदर। समझा क्या? तो विटामिन D3 का रेगुलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहे। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड होता है हमारा CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो समझ आया क्या? अब सुनो, सेल ग्रोथ एंड रिपेयर। सेल ग्रोथ एंड रिपेयर में हम कैसे बोल सकते हैं, जस्ट इमेजिन, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपने एपोप्टोसिस पढ़ा है क्या, देखो गाइडन में लिखा है, मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। एपोप्टोसिस में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम होता है, राइट, या फिर मिनरल होता है, आप बोल सकते हो कैल्शियम होता है, राइट। कैल्शियम ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस। और आपको ये भी पता है कि कैल्शियम से ही क्या होता है, डिफरेंट डिफ्रेंशिएशन होती है। जिसको ये नहीं पता ना, प्लीज़ गाइडन पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। देखो, इट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कैंसर, यानी कि विटामिन D3 ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कैंसर। समझा क्या? तो सेल ग्रोथ एंड रिपेयर में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये सब याद हुआ ना हुआ, मसल वाला याद रखना, इम्यून सिस्टम वाला याद रखना, बोन वाला याद रखना, एंड लास्ट वाला ये हार्मोन रेगुलेशन याद रखना। अब सुनो, हार्मोन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं। उनका मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारी बॉडी में डिक्रीज हो गया कैल्शियम का लेवल, तो कौन सा हार्मोन आता है उसको मेंटेन करने के लिए? पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन आता है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या आएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन आएगा, और वो क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। सो व्हेन द कैल्शियम लेवल इन योर बॉडी डिक्रीजेस, द पैराथायरॉयड हार्मोन फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड कम्स एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम, ठीक है। अब वो कैसे करता है बताता हूँ। समझा क्या इतना, कि कैल्शियम लेवल कम है तो बढ़ाएगा कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब सुनो, अगर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो गया आपकी प्लाज्मा में, तो वो भी क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो कैल्शियम लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कौन करेगा, उसको कम करता है थायराइड ग्लैंड का हार्मोन, और उसका नाम क्या होता है, कैल्सीटोनिन। देखो ये कैल्सीट्राइओल नहीं है, कैल्सीट्राइओल अलग होता है, कैल्सीट्राइओल ये विटामिन D का एक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्सीटोनिन लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्सीटोनिन। और कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन, TCT बोलते हैं। अगर किसी को याद नहीं होता, जैसे ऐसे याद कर सकते हो, तेरा काम तमाम, ठीक है, तेरा काम तमाम, TCT, तेरा काम तमाम, यानी कि थायरोकैल्सीटोनिन या फिर कैल्सीटोनिन। समझा क्या? तो दिस कैल्सीटोनिन फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड इज कम एंड गोइंग टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम। समझा क्या? तो अगर कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में कम है तो कौन आएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, वो कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और कैल्शियम का लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या आएगा, कैल्सीटोनिन फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड, और वो कैल्शियम का लेवल क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। अब सुनो, दिस इज 3 मेन थिंग, ये 3 मैं आपको याद कराता हूँ। ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होती है ना, उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला विटामिन D3, दूसरा
कैल्सिटोनिन यानी कि थायराइड ग्लैंड वाला हार्मोन, और चौथा तीसरा क्या बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। आप सुनो, विटामिन D3 का काम क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट को लेवल को बढ़ाना। क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को बढ़ाना। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों को लेवल को कम कर देता है। तो ये कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। आप हार्मोन याद मत रखो, आप क्या याद रखो, ग्लैंड याद रखो। पहला विटामिन D3 क्या करेगा, तो विटामिन D3 इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या करेगा, कैल्शियम को लेवल को बढ़ाएगा और फॉस्फेट को लेवल को बढ़ाएगा। याद कैसे रखना है, विटामिन D3 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, दैट्स वाई इट इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल एंड फॉस्फेट लेवल। समझा क्या। सबसे खराब ग्लैंड सोचो, थायराइड ग्लैंड। हालांकि खराब नहीं होता, पढ़ने में तो खराब होता है ना, इतना ज़्यादा है उसका फंक्शंस। तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जो है ना वो क्या करेगा, कैल्शियम लेवल और फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज कर देता है। याद हो गया क्या, थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज कर देगा। ये दोनों याद हो गया, एक बढ़ाएगा एक डिक्रीज करेगा। अब आया पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका नाम क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये कैल्शियम को लेवल को बढ़ाता है बट ये फॉस्फेट के लेवल को कम कर देगा। समझा क्या। तो देखो ये दोनों अलग से याद रखो कि विटामिन D3 गुड हार्मोन, इट विल इंक्रीजेस द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। थायराइड ग्लैंड इज अ बैड ग्लैंड विच विल डिक्रीज द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट लेवल। समझा क्या। और पैराथायराइड क्या करेगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा एंड फॉस्फेट को कम करेगा। तो दिस इज द कंप्लीट क्या बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम आयन। समझा क्या। तो ये याद रखना, ये फिजियोलॉजी का भी पार्ट है एंड बायोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री मिनरल्स में ही पढ़ना है और फिजियोलॉजी में जो थायराइड ग्लैंड आता है ना उसमें भी यही पढ़ना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाओ, मैंने आपको ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया। समझा क्या। अब सुनो, डेफिशिएंसी पे आते हैं कि आप कब बोलोगे कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो गई और कब बोलोगे कि विटामिन D की डेफिशिएंसी नहीं हुई। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नैनोग्राम पर ml उसका मेजर करते हैं। तो अगर 30 नैनोग्राम पर ml है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनसफिशिएंसी, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, पर अभी डेफिशिएंसी नहीं हुई है। क्या बोल रहा हूँ मैं, डेफिशिएंसी नहीं हुई, आपको सिम्टम्स में नहीं दिखेंगे, आपके बोन्स डैमेज नहीं होंगे, आपकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म खराब नहीं होगी। अभी क्या है आप, अभी आप सिर्फ वो इनसफिशिएंसी में हो। तो लेस देन 30 नैनोग्राम पर ml इज इनसफिशिएंसी, लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml इज डेफिशिएंसी एंड लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml इज कॉल्ड सीवियर डेफिशिएंसी। तो आपको सिम्टम्स यहाँ पे दिखने चालू हो जाएंगे और यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो दो ही सिम्टम्स पढ़ने हैं, पहला एक चिल्ड्रंस में कैसा होता है, दूसरा एक एडल्ट में कैसा होता है। सिंपल है, चिल्ड्रंस में क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे और एडल्ट में क्या सिम्टम्स दिखेंगे। देखो चिल्ड्रंस में अभी डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि अभी उनका बोन बनता है, तो बनने के टाइम में कोई चीज़ आप निकाल दो तो वहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ना। तो अगर बनने के टाइम में चिल्ड्रंस के बोन्स क्या हो रहे हैं, अभी बन रहे हैं, अगर उसमें डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम हो जाता है। पर एडल्ट का बोन पहले बन चुका है, अब क्या होगा, उस बने हुए बोन में प्रॉब्लम आएगी लाइक ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब सुनो, चिल्ड्रंस पे क्या होता है, व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द चिल्ड्रंस, तो क्या होता है कि देयर इज कॉल्ड रिकेट्स, ये डिजीज़ का नाम है। ठीक है, जो बच्चों में नॉर्मली होता है। इसमें क्या होता है, 10 इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब समझाता हूँ। देखो, डिले क्लोजर ऑफ द फॉन्टानेल्स, आपको सबको पता है कि हमारे हेड पे है ना फॉन्टानेल्स होते हैं जो कि नॉर्मली बर्थ के टाइम पे नहीं क्लोज होते है ना। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अब उसमें क्लोजिंग ऑफ द फॉन्टानेल्स होने लगता है। फॉन्टानेल्स क्यों नहीं क्लोज होते, ताकि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो। समझा क्या। तो सारे बोन्स कैसे होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं और फॉन्टानेल्स क्लोज नहीं होते, ओपन होते हैं। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन D3 हो गई ना तो ये क्लोजर ऑफ द फॉन्टानेल्स नहीं होता, तो देयर इज अ डिले क्लोजर ऑफ द फॉन्टानेल्स। ठीक है, समझा। अब सुनो, फ्रंटल बोजिंग, देखो ये जो हमारा फ्रंटल बोन है ना, इस जो बाहर से निकला होता है, तो आगे से देखोगे तो नहीं दिखेगा। जब आप साइड से किसी बच्चों को देखोगे ना, साइड से, तो साइड से देखोगे तो ये जो है, ये हमारा फ्रंटल बोन है वो बाहर निकला हुआ दिखेगा। लाइक थैलेसीमिया का पेशेंट, थैलेसीमिया का पेशेंट में भी क्या होता है, जो हमारा ये जाइगोमैटिक बोन है वो भी बाहर दिखता है ना। और इसके बाद जो नेजल सेप्टम है वो भी डिप्रेस दिखता है, फ्रंटल बोजिंग दिखती है। सिमिलरली आप किसी पेशेंट को साइड से देख रहे हो, अगर उसका ये फ्रंटल बोन बाहर निकला है तो हो सकता है वो थैलेसीमिया का पेशेंट हो या फिर हो सकता है रिकेट्स का पेशेंट हो। समझा क्या। तो देयर इज अ फ्रंटल बोजिंग एंड डेंटल हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब कम, प्लेजिया का मतलब डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स। तो जो डेंटल होते हैं, मतलब दांत की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी या फिर गम्स की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं डेंटल हाइपोप्लेजिया। ठीक है, पेक्टस कार्निटम, ये क्या होता है, देखो जब भी तुम किसी पिजन को देखो तो उसका चेस्ट क्या होता है, वैसे बाहर की तरफ निकला होता है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ऐसे होता है उसका चेस्ट। ठीक है, हमारा चेस्ट कैसे होता है, फ्लैट है।
है ना, फ्लैट है। बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा, हमारा चेस्ट नॉर्मली फ्लैट होता है और पिजन्स का चेस्ट ऐसे बाहर निकला होता है, इसको बोलते हैं पेक्टस कार्निटम। तो पेक्टस कार्निटम का मतलब क्या है, चेस्ट बाहर निकला हुआ। और कोई बच्चा मुझे ये बताएगा क्या कि अगर चेस्ट अंदर घुसा पड़ा है तो क्या बोलेंगे, अगर चेस्ट ऐसे अंदर दबा पड़ा हो तो उसका नाम क्या होगा? अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। ठीक है, अब सुनो, दिस इज द बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वेलिंग इन द रिस्ट एंड द एंकल जॉइंट। तो हमारे जो रिस्ट जॉइंट होते हैं ना और एंकल जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जो रेडियस अल्ला होता है, इनमें इनकी जो हमारी जो विड्थ है ना, विड्थ ऐसे स्वेलन हो जाती है। मतलब क्या होता है, रिस्ट बड़ा दिखता है, तो जो रिस्ट है ना उसमें वाइडनिंग होने लगती है, उसको बोलते हैं स्वेलिंग इन द रिस्ट जॉइंट और वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट जॉइंट। समझा क्या? चलो आ जाओ। देन वाइड स्ट्रेचर्स, सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं, हमारा फ्रंट जो सूचर्स होते हैं नॉर्मली, ये सजाइटल सूचर्स, फ्रंट लैम्डॉइड सूचर्स, जो ये सूचर्स है जो बोन को ऐसे पकड़ के रखते हैं, इनकी वाइडनिंग हो जाएगी। नॉर्मली सूचर्स क्या होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, पर इनमें क्या हो जाएगी, ऐसे वाइडनिंग हो जाएगी सूचर्स में, तो अच्छे से सूचर्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसलिए लिखा है वाइडनिंग ऑफ द सूचर्स। क्रेनियोटेबिस का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट एंड प्लायबल बोन। मतलब हमारा बोन देखो, अगर आप तुम अपना हेड को ऐसे टच करोगे तो तुम्हारा हेड क्या होगा, हार्ड दिखेगा, स्टोनी हार्ड दिखेगा। बट इन पेशेंट्स में क्या होता है, इनका बोन बहुत ही सॉफ्ट होता है, लाइक कार्टिलेज। ठीक है, सॉफ्ट एंड प्लायबल बोन, इसको बोलते हैं क्रेनियोटेबिस। देन रैकेटिक रोजेरी, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा ये है ना क्या बोलते हैं इसको, रिब्स में कॉस्टोकॉन्डल जंक्शन होता है, राइट। उस जंक्शन पे क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, कॉस्टोकॉन्डल जंक्शन ऐसे होता है, ठीक है, पर अगर ये कॉस्टोकॉन्डल जंक्शन प्रोमिनेंट हो जाए, ऐसा ये प्रोमिनेंट हो जाए, आपको फील हो, तो उसको बोलते हैं रिकेटिक रोजेरी। यानी कि जो आपका कॉस्टोकॉन्डल जंक्शन है वो आपको फील होने लगा, उसमें एक्सपेंशन होने लगी। तो देखो यहाँ पे ये रेड जो डॉट बना है ना, ये कॉस्टोकॉन्डल जंक्शन पे एक्सपेंशन की वजह से बना है, इसको बोलते हैं रिकेटिक रोजेरी। हैरिसन सल्कस का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली जो आपका चेस्ट है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो चेस्ट है, ये नीचे इसके अंदर दबने लगता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आपकी लोअर रिब्स है, लोअर रिब्स वो अंदर घुसने लगेंगी, उसको बोलते हैं हैरिसन सल्कस एंड बाउल लेग। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, आपको एक डिले फॉन्टेनेल याद रखना है, क्रेनियोटेबिस याद रखना है, एंकल वाला ये, और ये वाला पेक्टस कार्निटम, पेक्टस कार्निटम, स्वेलिंग ऑफ द एंकल जॉइंट, डिले फॉन्टेनेल्स, वाइड क्या गया, क्रेनियोटेबिस एंड दिस बाउलेट। बाउलेट का मतलब क्या, जैसे नॉर्मली बच्चे का पैर ऐसा होना चाहिए पर वो ऐसा होता है, ठीक है। एक और डिजीज होती है जिसमें पैर ऐसे चिपक जाते हैं, समझा क्या, ऐसे ऐसे दोनों पैर से चिपक जाते हैं, वो भी किसी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर किसी को पता है तो वो भी कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से दोनों पैर से चिपक जाएंगे। चलो, सो वी आर डन विद द रिकेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडल्ट में क्या होगा। तो एडल्ट में बहुत आसान है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और मैंने आपको बताया भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, पहला बोन पेन, क्यों, क्योंकि बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होने लगा, एंड दूसरा मसल पेन। समझा क्या? अब सुनो, नॉर्मल बोन ऐसा होता है जिसमें थोड़े 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 छेद दिख रहे हैं। देखो ऑस्टियोपोरोसिस में का मतलब क्या है, ऑस्टियो का मतलब बोन, पोरोसिस का मतलब पोर्स बन जाना। तो देखो बोन्स में कितने सारे पोर्स बन गए, सर इसमें भी है पर इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, पोर्स ज़्यादा हो गई, डेंसिटी कम हो गई। समझा क्या? तो डेंसिटी ऑफ द बोन डिक्रीज बिकॉज ऑफ द पोर्स। चलो अब सुनो, वाई देयर इज डेफिशिएंसी, आखिर डेफिशिएंसी होती ही क्यों है। एक मिनट पानी पीने दो। ओके, सो वाई देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन D3। पहला, सनलाइट की कमी की वजह से। सपोज आप क्या कर रहे हो, आप लिमिटेड एक्सपोजर दे रहे हो अपने आप को, आप बाहर नहीं जा रहे खेलने, मतलब मत खेलो यार, बाहर जाके सुबह सुबह बैठो, धूप में मत बैठ जाना, कलुए बन जाओगे, ठीक है। और कलुए बन गए ना तो भी दिक्कत हो जाएगी, देख लो। तो ये क्या लिखा है, लिमिटेड एक्सपोजर टू द सन। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, इंडोर टाइम बहुत ज़्यादा बिताते हो, तो आपकी उसमें क्या होगा, सन की एक्सपोजर नहीं होगी और आपका विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं होगा। माई फादर इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम because of not going into the sun. Then use of the sunscreen. A lot of the sunscreen on your skin can reduce the UVB absorption. जो हमारी UVB लाइट आती है ना, अगर सनस्क्रीन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी की सिंथेसिस कम हो जाती है। उस केस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। पर ये क्या होता है, आप नॉर्मली रोज़ लगाओगे तब होगा, है ना, रोज़ लगा के बाहर जा रहे हो। इंडियंस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंडियन सनस्क्रीन इतना महंगा मिलता है, कौन खरीदेगा भाई, वो 700-800 रुपये में मिलती है छोटी छोटी डब्बी, तो हम तो लगाएंगे नहीं। पर फॉरेन कंट्री में ये तो ट्रेंड ही है कि सनस्क्रीन लगा के धूप में बैठना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। समझा? चलो अब देखो, कवरिंग ऑफ द स्किन लाइक इन द मुस्लिम्स,
पीपल मोस्टली वो कवर करते हैं पूरा बॉडी फ्रॉम हेयर, उसको पर्दा भी बोलते हैं। तो मुस्लिम्स में क्या होता है, वो अपना पूरा बॉडी कवर करके रखते हैं, तो उस केस में एक्सपोजर टू द सन बहुत ही कम हो जाता है। तो दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो हैव द विटामिन डी डेफिशिएंसी। देखो ना, क्लोथ दैट कवर्स द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉर्मली हमें पता है ना मुस्लिम्स के केस में होता है, या फिर जो गाँव के लोग होते हैं है ना, जिसको हम कहते हैं कि वो गांव की बहू है, बाहर नहीं आती है, हमेशा घर के अंदर रहती है, उन केसेस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो अगर आपका कोई पेशेंट आपके सामने आता है जो कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया से है ना, और घूंघट लगा के आता है, तो यू कैन थिंक ऑफ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है इसको। चलो, एंड डार्क स्किन, इफ़ यू बिकम अ कलुआ, देन कलुआ केस में क्या होता है, मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि अगेन जो हमारा मेलानिन होता है, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लाइट, उस हमें लाइट से बचाता है। उस केस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोडक्शन रुक जाएगा ना। डाइटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडिया आर अनएबल टू फीड देयर चिल्ड्रंस, है ना। जो पुअर क्लासेस की इकोनॉमिक की जो फैमिलीज होती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो एक प्रॉपर डाइट ले पाए, ठीक है। उस केस में क्या होगा, मल्टीपल विटामिन डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक क्वासिकर एंड मरास्मस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इश्यू, उसमें क्या होगा, अगर सपोज आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ हो गया, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ एंड इलियाक क्या बोलते हैं उसको, सीलियाक डिजीज़, तो मैंने आपको बताया कि आपको बताया था ना कि जीआईटी में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के नाम का एक डिजीज़ होता है, जिसमें क्रॉन्स डिजीज़, उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारे डिजीज़ क्या करते हैं, फैट एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से विटामिन डी का भी एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया भी था कि जब भी फैट एब्जॉर्ब होगा, उसके साथ क्या एब्जॉर्ब होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो अगर फैट की एब्जॉर्प्शन कम हो गई तो फैट सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझा क्या। चलो, गैस्ट्रेक्टोमी या फिर सर्जरी करके आपकी जीआईटी के पार्ट को काट के निकाल देना। तो अगर जीआईटी के पार्ट के काट को निकाल दोगे तो हर चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, है ना, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी मतलब कैलोरी डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी। तो अगर सर्जरी होती है तो आप जीआईटी का एक हिस्सा ही काट के निकाल देते हो, तो उस केस में क्या होगा, हर एक चीज़ की डेफिशिएंसी होने लगती है। ओबेसिटी, देखो जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें क्या होता है, चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। चर्बी का मतलब क्या, फैट में क्या होता है, तो हमें पता है कि विटामिन D3 क्या होता है, फैट लविंग, यानी कि फैट सॉल्युबल। तो विटामिन D3 इज फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्विस्ट्रेशन का मतलब जाके फंस जाना या फिर जाके अटक जाना। तो विटामिन D3 कहाँ जाता है, ये जाके चर्बी में अटक जाता है। जो मोटे लोग होते हैं उनकी जो चर्बी होती है उनमें जाके विटामिन D3 फंस जाता है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द विटामिन डी इन द ब्लड स्ट्रीम डिक्रीजेस। यानी कि अगर आप मोटे हो तो आपकी बॉडी में जो विटामिन D3 है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ना रह के जाकर आपके फैट में डिजॉल्व हो जाएगी। कौन से फैट में, जो पेरीफेरी की चर्बी पड़ी है, उस केस में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो देखना, मोटे लोगों को ज़्यादा विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। आगे ना, ऑर्गन फेलियर में क्या होगा, सपोज आपको लीवर डिजीज़ है, तो लीवर में क्या होता था, 25 हाइड्रोक्सिलेशन होता था। तो अगर लीवर डिजीज़ हो गई तो उस केस में 25 हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द विटामिन D3 नहीं होगा, तो विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म डिक्रीज हो जाएगी, तो अगेन आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। सपोज किडनी फेलियर में क्या होता था, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेशन होता था, तो अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, तो अगेन विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, समझा क्या। एजिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजिंग में क्या होता है, वो वाला एजिंग नहीं, ठीक है। रिड्यूस स्किन सिंथेसिस, बुढ़ापे में क्या होता है, जो स्किन की मेटाबॉलिज्म होती है ना, या फिर किसी भी बॉडी की किसी भी पार्ट की, वो सब डिक्रीज हो जाता है एज यू एज, है ना। आपकी जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी होती है बॉडी की, वो डिक्रीज हो जाती है। उस केस में हर एक कंपाउंड की सिंथेसिस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। उस केस में क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छे से विटामिन D3 नहीं बना पाएगी और आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो सकती है ना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेडिकेशन। अब देखो, ये इतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने ये लिख दिया इसलिए क्योंकि जब तुम सेकेंड ईयर में जाओगे ना, तो सेकेंड ईयर में तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, देयर आर सम ड्रग्स लाइक रिफैम्पिसिन, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एंड दिस एंटी कन्वर्जन ड्रग्स लाइक बेंजोडाइजेपिन एंड ग्लूकोकॉइड्स। ये कुछ ड्रग्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, विटामिन D3 के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड ईयर में है ये सब, ठीक है। तो जब तुम सेकंड ईयर में ये सब नोट रिवाइज करोगे ना, या फिर नीट पीजी के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर तुमने सपोज इस लेक्चर से पढ़ा है तो इसी लेक्चर को रिवाइज करोगे, तो उस केस में ये वाला पॉइंट याद रखना, नॉट इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट ईयर, इंपॉर्टेंट इन द सेकंड ईयर, दैट देयर आर सम मेडिकेशन विच विल अफेक्ट द विटामिन D3 का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलो, दिस इज फॉर द सेकंड ईयर, तुम खुद जाकर समझ जाओगे, जब सेकंड ईयर में जाओगे तो खुद समझ जाओगे। चलो,
ये छोड़ दो अभी के लिए। देन सम जेनेटिक प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2 टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। पहला मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। देखो अगर तुम्हारी किडनी डैमेज है, इफ़ योर किडनी इज डैमेज, देन द विटामिन D3 की सिंथेसिस रुक जाएगी। रुकेगी नहीं, रुक जाएगी। उस केस में क्या होगा, विटामिन D डिपेंडेंट रिकेट्स होगा। सर क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी किडनी डैमेज हो गई या फिर मेरी किडनी डैमेज हो गई, तो मेरे केस में क्या होगा कि विटामिन D3 की सिंथेसिस बंद हो जाएगी। और जैसे विटामिन D3 की सिंथेसिस बंद हो गई तो मुझे विटामिन D3 डिपेंडेंट रिकेट्स होगा, यानी कि मेरी बॉडी में विटामिन D3 नहीं है। यानी कि विटामिन D3 डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं बाहर से विटामिन D3 दूँ तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। समझा क्या? इसको क्या बोलते हैं, विटामिन D3 डिपेंडेंट। तो जब भी किसी डिजीज में डिपेंडेंट लगता है ना, यानी कि वो उसकी वजह से हुआ है। तो अगर बाहर से तुम वो दे दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब समझो कि अगर किडनी डैमेज हो गया तो विटामिन D3 की सिंथेसिस कम हो जाएगी, और सिंथेसिस कम होगी तो आपको क्या होगा, रिकेट्स होगा। पर उस रिकेट्स का नाम क्या होगा, विटामिन D3 डिपेंडेंट रिकेट्स। विटामिन D3 डिपेंडेंट रिकेट्स, यानी कि अगर तुम बाहर से वो विटामिन दोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब दूसरा डिजीज, इफ विटामिन D3 इज प्रेजेंट, मतलब आपका किडनी सही है, आपका लिवर सही है, वो अच्छे से विटामिन D3 बना रहा है, ठीक है। बट रीनल, यहाँ पे पुअर लिखना चाहिए, पूरे लिख दिया मैंने, एक मिनट। ठीक है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी बॉडी में विटामिन D3 प्रेजेंट है, बट क्या हो गया, आपकी जो रीनल एब्जॉर्प्शन थी ना कैल्शियम, वो खराब हो गई। यानी कि विटामिन D3 है पर किडनी से कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं रेसिस्टेंट रिकेट्स। मतलब क्या, रेसिस्टेंट है। किससे रेसिस्टेंट है, विटामिन D3 के प्रेजेंट से रेसिस्टेंट है। यानी कि विटामिन D3 होने के बाद भी आपको रिकेट्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी ही खराब है। किडनी खराब का मतलब क्या, रीनल एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इस टाइप का किडनी खराब नहीं, इस टाइप का किडनी खराब, यानी कि आपकी ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम है। आप किडनी से क्या कर रहे हो, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो। इसको बोलते हैं रेसिस्टेंट टाइप ऑफ द रिकेट्स। समझा क्या? तो अगर विटामिन D3 के सिंथेसिस में खराब है तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट रिकेट्स, और अगर किडनी से एब्जॉर्प्शन खराब है तो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंट रिकेट्स। ठीक है, और लास्ट टॉपिक आज का, हाइपर विटामिनोसिस डी। हाइपर विटामिनोसिस का मतलब क्या, विटामिन डी की लेवल क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब उस केस में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और क्या होगा कि सॉफ्ट टिश्यू लाइक स्मूथ मसल्स है ना, उसमें क्या होगा, कैल्शियम का डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। एंड इनफैक्ट मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कैंसर। ठीक है, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैंसर। कि आपकी कैंसर की वजह से है ना, बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, उसकी वजह से क्या होगा, विटामिन, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर विटामिनोसिस डी। तो हाइपर विटामिनोसिस डी का मतलब क्या, इंक्रीज कैल्सिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।